Good morning students, we'll proceed with our lesson forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. So it was believed earlier that the power should rest in one or few hands. मतलब पावर जो था वो सेंट्रलाइज होना चाहिए था, ऐसी मान्यता थी कि एक इंसान या एक ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, पावर को ज़्यादा बांटना नहीं चाहिए। उसके ओपोजिशन में ये नई धारणा, नोशन मीन्स धारणा, ये नई धारणा आई कि पावर को शेयर करना चाहिए। For a long time it was believed that all power of government must reside in one person or group of persons, जो मैंने अभी बोला, located at one place. So it should be in hands of few people or one person, और जो कि एक ही जगह पर सीमित रहना चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision। और ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों मानते थे ऐसा? क्योंकि ये उनकी मान्यता थी पहले के लोगों की कि अगर पावर बांट दिया जाएगा, डिस्पर्स कर दिया जाएगा, यानी कि कई जनों में बांट दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग होंगे तो कई दिमाग होंगे तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। और फिर इन्फोर्स करना यानी उसको लागू करना, जो भी कानून बन जाएगा उसको लागू करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोग हुए तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी के आने के साथ ही ये जो धारणाएं थी ये सारी की सारी बदल गई। वंस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक बेसिक धारणा ये है कि जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उसका सोर्स कौन है, कहाँ से आता है वो पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी ये मानता है कि वो पॉलिटिकल पावर लोगों से आता है, पब्लिक से आता है। नाउ हाउ इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में लोग खुद को रूल करते हैं, खुद को रूल करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू इंस्टीट्यूशंस। कैसे? अब अपने में से एक बंदे को वो खड़ा करते हैं, ठीक है, खड़ा करते हैं, या जो पॉपुलर होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, ऐसा एक आदमी कहता है कि ठीक है मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और आपकी जो पानी की समस्या है मैं उसको जीतने के बाद दूर कर दूँगा। किसी के नौकरी की समस्या है तो उनके ऐसा कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि मैं जीतूंगा तो आप लोगों के लिए नई नौकरियों की व्यवस्था करवाऊंगा। तो इस तरह के लोग जनता में से ही खड़े होते हैं और वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं। इंस्टीट्यूशन यहाँ पार्टीज़ के लिए कहा गया है, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, इनसे जुड़ते हैं और फिर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। सब अपनी अपनी बिलीफ्स के साथ में आते हैं कि जब हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, और जो पब्लिक है वो उन्हीं में से निकल के गए हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जिधर इलेक्शन हो रहा है उस एरिया का ही बंदा होता है या लोग होता है वो जो खड़ा होता है इलेक्शन के अंदर। तो अपने में से जो खड़ा हुआ है अपने एरिया का इंसान, ऐसा एक ही इंसान नहीं खड़ा होता अपने एरिया में से, क्योंकि विचारधाराएँ भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग विचारधाराओं के लिए फेवर करने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। किसी को नौकरी चाहिए तो वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे जो नौकरी दिलवाने वाला है। कोई जो पानी की प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं तो वो उसकी तरफ वोट डालेंगे जो उनकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो जो उनकी प्रॉब्लम सुनेगा और सॉल्व करने का एजेंडा रखता है, यानी कि इलेक्शन से पहले वो एक पेपर निकालते हैं कि हम जीतने पे ये करेंगे। हर पार्टी ऐसा करती है, कांग्रेस अपना निकालती है, बीजेपी अपना निकालती है, और पार्टीज़ होती हैं वो अपना निकालती हैं। तो इस तरह से जो खड़े होते हैं वो लोगों में से ही खड़े होते हैं, उसी एरिया के बंदे होते हैं, उनमें से एक जना खड़ा होता है इलेक्शन के अंदर। और एक एरिया में से एक ही नहीं खड़ा होता, एक से ज़्यादा खड़े होते हैं और वो अलग अलग पार्टीज़ को ज्वाइन करते हैं। तो जो हमें हमारी विचारधारा से मेल खाता हुआ लगता है हम उसको वोट डालते हैं। वो जीतता है तो वो उसकी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, ज़्यादा जिसकी पार्टी सीटें जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है और रूल करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोग जो हैं अपने आप को गवर्न करवाते हैं।
In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and view that exist in a society. एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे ये नहीं कि भाई मेरी विचारधारा जो है उसी का सम्मान हो, दूसरे की विचारधारा का भी पूरा सम्मान होता है। अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई होने लग जाए या बहुत ज़्यादा मतभेद हों। ठीक है, आपको जो पसंद है आप उसको वोट दो, आप जो चाहते हो आप उस विचारधारा वाले व्यक्ति को वोट दो, उनको कोई, डेमोक्रेसी में लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, सबकी व्यूज़ यानी सबके विचारों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स, और सबकी आवाज़ जो है, सबकी इच्छाएं जो हैं, सबकी आवाज़ जो है वो शेप, पॉलिटिकल पार्टीज़ को शेप करने में मदद करती है, यानी बनाने में मदद करती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो करती है। ठीक है, जैसे कि अभी बोलते हैं कि कुछ पार्टी एक्सट्रीमिस्ट होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में एक पॉइंट को लेके चलती हैं। ठीक है, अतिवादी जिसे कहते हैं, तो जो अतिवादी लोग हैं वो उनसे जुड़ते हैं, स्पेशली धर्म को लेके ऐसा होता है, तो अति धर्मवादी होते हैं वो उस तरफ जाते हैं। कई लिबरल विचारधारा वाले होते हैं तो वो ऐसी पार्टी को फॉलो करते हैं जिसकी विचारधारा थोड़ी खुली है, थोड़ी लिबरल है। तो हर तरह की विचारधारा वाले लोग होते हैं और अपनी अपनी इस विचारधारा की पार्टी को बनाने में लोगों की भागीदारिता होती है, क्योंकि उनकी सपोर्ट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बनती हैं उनका फॉर्मेशन के अंदर लोगों की इच्छाएं और उनकी आवाज़ जुड़ी होती है। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो ये माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा रहता है, इससे सबको भागीदारिता मिलती है, सब एक पार्ट बन सकते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कई प्रकार का होता है, कई तरह से पावर को बांटा जाता है, शेयर किया जाता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने तरह से पावर को शेयर किया जाता है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर जो है 3 टाइप में बटा हुआ होता है, स्पेशली इंडिया में इस ढंग से है। एक है लेजिस्लेचर, जहाँ के हमारे MLAs बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं वो MLA। तो लेजिस्लेचर पार्ट है जहाँ पे कि लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। पब्लिक अपने बातें रखती है, प्रतिनिधि जाके बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, ऐसा होना चाहिए, हमारे एरिया में ये चेंज आना चाहिए। तो वो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और वो अगर बड़े लेवल पे है तो ऑल ओवर इंडिया पे वो डिस्कस होती हैं, फिर वो कानून बन जाता है। तो वो कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर करता है। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और ये जो लॉ बनता है उसको लागू करवाते हैं। ठीक है, कि ये लॉ एग्जीक्यूट किया जाता है, लॉ लागू किया जाता है। देन है जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो लॉ देखती है, कानून देखती है, वो ये चेक करती है कि जो लॉ बन गया है और जिस लॉ को एग्जीक्यूट कर रही है एग्जीक्यूटरी बॉडी, तो वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी एक कानून बनाता है, एक कानून को लागू करता है और एक कानून पे नज़र रखता है, चेक रखता है। सो इस तरह से ये पावर के 3 अलग अलग हिस्से हैं। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये एक लाइन में बराबर इनको पोजीशन दी गई है या बराबर इनका पावर बांटा गया है या इनको एक ही उसमें रखा गया, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है या कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, इक्वल पावर है। सो वी कैन से इट इज़ हॉरिजॉन्टल बिकॉज इट ऑलवेज
because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers, क्योंकि इनको एक ही लेवल पे रखा गया. What is horizon means जहाँ क्षितिज जिसे कहेंगे, जहाँ आकाश और ज़मीन हमें देखने पे मिलते हुए लगते हैं, वो एक लाइन सी नज़र आती है. That's why it has been said here that they are in one line, horizontal, एक ही लेवल पे हैं, एक ही लाइन के अंदर हैं. To make you understand better, this example has been quoted. So they are at equal power, इनको बराबर पावर मिला हुआ है. Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. इस तरह का जो विभाजन किया गया पावर का, वो क्यों किया गया, सेपरेशन ऐसा क्यों किया गया? टू इंश्योर, ये निश्चित करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो पावर है वो अनलिमिटेड पावर किसी के पास ना हो. अनलिमिटेड मतलब जिसकी लिमिट ना हो. सबकी लिमिट है, सब चेक किए जा रहे हैं और सीमित पावर है, कंट्रोल्ड पावर है. तो इसके लिए ये जो सिस्टम किया गया है ये बिल्कुल सही किया गया. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, इसमें क्या है, हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है. द रिज़ल्ट इज़ अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है. ठीक है कि नहीं, किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं है, किसी के पास कम पावर नहीं है, सबके पास बराबर है, तो बैलेंस बना हुआ है पावर का. लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Now ये आप पिछले साल भी डेमोक्रेसी चैप्टर में कर चुके हैं, पावर शेयरिंग का लिटिल बिट पार्ट. इसमें यही वापस रिपीट किया गया है कि किस तरह आपको बता दिया गया था कि मिनिस्टर्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल मिनिस्टर्स, बट वो आंसरेबल हैं. किसको आंसरेबल हैं, वो पार्लियामेंट को आंसरेबल हैं और वो स्टेट असेंबलीज़ को, मतलब उत्तरदायी हैं. वो रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी. अगर वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वो जवाबदेही है. उनसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि तुमने क्यों कहा और क्या मतलब था इस बात को कहने का, या कोई एक्शन अगर लिया गया है तो वो क्यों लिया गया है. तो वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर चेक है. सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. इसी प्रकार जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कार्यपालिका करती है, एग्जीक्यूटिव्स करते हैं. और पर फिर भी जजेस जो हैं वो किसको चेक करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के फंक्शन को चेक करते हैं कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं. जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है उन्हीं को वो चेक करते हैं, उसी बॉडी को वो चेक कर सकते हैं जजेस की वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और लेजिस्लेचर में जो एमएलएज ने लॉ बना दिए हैं, वो लॉ जो है जिन्होंने बनाया है उस लॉ को वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. और इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, चेक एंड बैलेंस. बिकॉज एक बैलेंस बना हुआ है, एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं, इसलिए बैलेंस बना हुआ है. सो वी कैन कॉल इट चेक एंड बैलेंस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. नाउ ये तो हो गया कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, बट लेजिस्लेचर के अंदर भी नीचे से ऊपर तक डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव भी नीचे से ऊपर तक डिवाइडेड है, जुडिशरी सिस्टम भी एक नीचे पोस्ट से लेके ऊपर पोस्ट तक डिवाइडेड है. पहले हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें इक्वल पावर रखती हुई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी बॉडी थी. नाउ इन इंडिविजुअल के अंदर नीचे से ऊपर तक पावर को बांट दिया गया है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. तो वो किस तरह से बांट दिया गया है कि अगर आप लेजिस्लेचर देखो तो आपका सबसे छोटा है पंचायत, ठीक है, फिर उससे ऊपर नगर पालिका, फिर उसके ऊपर विधायक, इस तरह से डिवाइड हो जाता है पावर. तो ये नीचे से ऊपर पावर जो डिवाइड होता है, ठीक है, इसको हम वर्टिकल डिवीजन कहेंगे क्योंकि ये सीधा डिवीजन है. अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल.
Such a general government for the entire country is usually called the federal government. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट बना दी गई है, वो स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पर भी है। जैसे हम कहेंगे प्रांतीय और क्षेत्रीय, प्रोविजनल और रीजनल, और फेडरल हो गई ऑल ओवर कंट्री पे जो गवर्नमेंट बनती है वो फेडरल गवर्नमेंट बनती है। सो इंडिया में किस तरह की है, वी रेफर टू एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। हम अपनी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम है, हम उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। ये जो रीजनल लेवल पे होती है उनको अलग अलग नामों से, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से रेफ़र किया जाता है। इंडिया के अंदर वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम इस तरह की गवर्नमेंट को बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। ये सब में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। There are many countries where there are no provisional or state governments, but in those countries like ours where there are different level of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of government. Now ये हर जगह नहीं होता कि प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हो और फिर फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं क्योंकि उनकी साइज़ बहुत छोटी है तो बस एक ही गवर्नमेंट होती है। जैसे अपना राजस्थान है, जितना राजस्थान का साइज़ है उस साइज़ के कई कंट्री हैं, जबकि राजस्थान इंडिया का एक स्टेट है। यहाँ तक कि राजस्थान से छोटी भी बहुत कंट्रीज़ हैं कि दो कंट्रीज़ को मिला के फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान हो सकता है, इतने छोटे भी देश हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट हो और फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कई देशों में सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, बट दोज कंट्रीज़ लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब वहाँ पे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, स्तर अलग अलग हो सकते हैं और बांटा हुआ हो सकता है सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अब उसमें वो क्लियर करते हैं कि किस लेवल पे कितना पावर है, जो लोग जिस लेवल पे हैं गवर्नमेंट के उस लेवल पे उनका कितना पावर है। जैसे अपना देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोट करती हूँ, जैसे सरपंच का कितना पावर है, उससे ऊपर चेयरमैन का कितना पावर है, उससे ऊपर म्यूनिसिपल हेड का कितना पावर है। तो इस तरह से एक के बाद एक जो स्टेज बढ़ती जाती है, लेवल ऑफ पावर बढ़ता जाता है, तो उनका पावर भी डिवाइडेड है कि किसके पास कितना है, वो कहाँ तक और क्या काम कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। बेल्जियम में इसी तरह से डिवाइड किया हुआ था। बेल्जियम यू रेव्ड बट वॉज रिफ्यूज़ इन श्रीलंका, और श्रीलंका में वो पावर रिफ्यूज़ कर दिया गया था, सेंट्रलाइज किया हुआ था। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल मीन्स सेंट्रल, तो इस डिवीजन को कहेंगे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी तरह से ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेंट्रल में ही नहीं, स्टेट लेवल पे भी होता है और उससे नीचे भी होता है। सच एज द म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी में भी ऊपर से नीचे तक अलग अलग अधिकारी होते हैं। सबसे छोटा जिसके पास कम पावर है उससे ऊपर उसका बॉस होता है, उससे ऊपर उसका अधिकारी होता है। तो वहाँ भी पावर डिवाइडेड है। सेम इन पंचायत, पंचायत में भी पावर डिवाइडेड होते हैं। एक सरपंच के नीचे और पंच होते हैं, फिर वार्ड पंच जिसे बोलते हैं, अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड होता है विलेज। उन वार्ड्स के भी अलग अलग वार्ड पंच होते हैं। तो फर्दर डिवीजन ऑफ पावर इज़ देयर। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। सो इस तरह का जो डिवीजन होता है, ऊपर से नीचे पावर का डिवीजन जो होता है, उसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कह सकते हैं। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में वापस इसमें कुछ हद तक
पावर शेयरिंग के बारे में बताया जाएगा। सो वी हैव डन 2 टाइप्स, एक है हॉरिजॉन्टल जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बराबर का पावर मिला हुआ है, एक है कि सेम डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डिवीज़न हुए हैं पावर के। नाउ विल गो टू द थर्ड वन, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर को बांटा जा सकता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल अलग था बेल्जियम में, जैसे कि सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। सो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं वो, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों में डिस्प्यूट नहीं हो, अलग अलग रिलीजन में डिस्प्यूट नहीं हो, तो वो एक अलग ही ग्रुप बनाते हैं, पावर को शेयर करके चलते हैं कि जिसमें हर लैंग्वेज बोलने वाले का उसके अंदर रोल हो और वो मिलके सिस्टम को चलाएं, या फिर हर धर्म को मानने वाले के एक हेड को डाला जाए और फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर लें वहाँ पे। इसके अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में था, कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई थी इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट, ताकि कम्युनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं वो अलग ही सॉल्व कर दी जाएं, उसको मैनेज करने के लिए अलग ही एक सिस्टम हो। So this is also sharing of power. In some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है कि कानूनन ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाता है जिससे कि सोसाइटी के, समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं उनको अधिकार दिए जाएं, जैसे लेडीज़ हैं और छोटी कास्ट के लोग या जो पिछड़ा वर्ग रह गया है, पहले डेवलप नहीं हो पाया है ऐसे, तो उनको अधिकार देने के लिए, और वो ये ना महसूस करें कि हमें अलग कर दिया गया, हमें काट दिया गया या हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे अधिकार नहीं हैं, तो इसके लिए लीगली कानून बना के उनके लिए एक जगह या स्पेस कहेंगे क्रिएट कर दी गई है, कानूनन ही क्रिएट कर दी गई है, ताकि वो अपना प्रतिनिधित्व दिखा सकें इस गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन में, सत्ता चलाने में या लेजिस्लेचर के अंदर कानून बनाने में वो अपना प्रतिनिधित्व दिखा सकें, तो उनको ये महसूस नहीं हो कि हम हिस्सा ना हैं। तो इसलिए इस कई कंट्रीज़ में ऐसे कानून बने हुए हैं, इंडिया में भी हैं। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में भी लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, मैं फिर बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ यानी इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए पूरे इंडिया को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। वहाँ से कैंडिडेट्स यानी प्रतिद्वंदी जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, नेता लोग, वो खड़े होते हैं, उनकी एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, मतलब लैंड एरिया डिवाइड किया हुआ होता है, तो वो रिज़र्व भी कर दी जाती है। कई बार सुनने में होगा कि यहाँ से तो सिर्फ लेडी कंटेस्टेंट ही खड़ी हो सकती है, रिज़र्व सीट है लेडीज़ की, ये एससी की रिज़र्व सीट है, यानी कि वहाँ अगर 5 पार्टियाँ कंटेस्ट कर रही हैं, आपस में इलेक्शन में खड़ी हुई हैं एक दूसरे के सामने, अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ, तो उनके जितने भी उम्मीदवार हैं उस पार्टी के, सपोज़ एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक अकाली दल, एक समाजवादी पार्टी, ये एक ही जगह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इन चारों पार्टियों का जो कैंडिडेट खड़े होएगा, अगर वहाँ एससी की सीट है तो वो सब एससी कैंडिडेट को ही खड़ा करेंगे अपनी अपनी पार्टी से, या वुमन सीट रिजर्व है तो वो सिर्फ लेडीज़ को ही खड़ा करेंगे, यानी इलेक्शन के अंदर उस सीट से लड़ने वाली सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के सामने लेडीज़ ही होंगी। इस तरीके को बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट और आर कंट्री। तो इस तरह से रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिनके लिए वो रिजर्व कर दी जाती हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लोग ये अलग थलग महसूस ना करें, ये ना सोचें कि हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है या हम सत्ता में हमारा कोई आदमी ही नहीं है,
हमारा कोई सुनने वाला नहीं है और हमें इसमें प्रतिनिधित्व हमें तो मिला ही नहीं। इस धारणा को ख़त्म करने के लिए और उनको उनका ये अधिकार मिले, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि कानूनी सीट रिज़र्व कर दी जाती हैं, कानूनी बना दिया गया कि कितनी सीटें किसकी होंगी। इवन पार्लियामेंट में कि इतनी तो लेडीज़ ही आनी चाहिए, तो वो लेडीज़ सीट रिज़र्व होती हैं, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर लेडीज़ खड़ी होती हैं ताकि जीतेगी तो वो पार्लियामेंट में फिर लेडी ही जाएगी आगे। तो इस तरह से पूरी गवर्नमेंट में ये डिवीज़न कर दिया जाता है पावर का, ताकि उनको भी अपना प्रतिनिधित्व मिले। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर। जो माइनॉरिटी है यानी अल्पसंख्यक समुदाय है, कम्युनिटी समुदाय, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको भी अपना उचित हिस्सा या उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए इन पावर। ठीक है, फेयर शेयर मतलब उचित हिस्सा, तो पावर में अपना उचित हिस्सा उन्हें मिल जाए, इसलिए इस तरह से डिवीज़न होता है। इन यूनिट 2 वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़। यूनिट 2 में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग डाइवर्सिटीज़ जो विविधता है उसको एक साथ इकट्ठा करके कैसे सोसाइटी में रखा जाता है और कैसे चलाया जाता है। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट type of power sharing. Power sharing arrangement can also be given in the ways political parties, pressure groups and movements. So political parties जो हैं वो अपना प्रेशर बनाती हैं, अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर बनाते हैं। कई बार पूरी की पूरी गवर्नमेंट में पब्लिक का प्रेशर होता है, तो पावर इस तरह से भी डिवाइडेड होता है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, तो पावर में बैठे हुए लोगों को प्रभाव डालने वाले भी बाहर से भी लोग होते हैं, कई बार होता है। ठीक है, जैसे अकाली दल का कैंडिडेट अगर खड़ा है तो वो जो सिख समुदाय है उस पर प्रेशर बना सकता है। ठीक है, इस तरह से रिलीजियस प्रेशर आ जाता है। मुस्लिम लीग है, विश्व हिंदू परिषद है, शिवसेना है, ये रिलीजन ड्रोवन पार्टीज़ हैं। ये पार्टी तो कुछ इसमें से पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद तो पार्टी भी नहीं है, बट वो प्रेशर बना लेते हैं पार्टी पे, जिस भी पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये बाहर से प्रेशर बनाया जा सकता है जो पावर में होता है उस पर। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास पूरा फ्रीडम होता है, वो पूरे फ्री होते हैं चूज़ करने के लिए कि वो किस उम्मीदवार को, किस दावेदार को चूज़ करना चाह रहे हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। तो ये क्या बन जाता है, एक तरह से डेमोक्रेसी के अंदर एक तरह से कंपटीशन बन जाता है पार्टीज़ के अंदर। पार्टीज़ कंपटीशन ही करती हैं, एक दूसरे से इलेक्शन में लड़ती हैं, तो वो एक तरह से कंपटीशन है उनका। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो इससे क्या है कि पावर एक के हाथ में नहीं है। सपोज़ कुछ कमियां बीजेपी ने छोड़ी तो कांग्रेस जनता को उनसे अवगत कराती कि देखो बीजेपी आएगी तो ऐसा होगा, ये गलत होगा, और इन्होंने ये सही नहीं किया, इन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया या इतना काम नहीं किया। तो जनता को लगेगा कि ठीक है, इन्हें मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन्होंने काम नहीं किया तो हम इन्हें वोट ना दें, तो हम कांग्रेस के बंदों को चुन लें, वो हमारा काम करेंगे, या फिर इनको और एक मौका दें। सेम उल्टे में ये देख लो कि वैसे ही अगर कांग्रेस है कि कोई कैंडिडेट है, दूसरी साइड में बीजेपी का है, तो वो उसकी कमियां गिनाते हैं कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। तुम सुनते भी हो न्यूज़ में, बोलते रहते हैं नेता लोग कि किसने कौन सा काम नहीं किया, कितने सालों में कौन सा काम हो जाना था और नहीं हुआ, और कितने पैसे कहाँ चले गए, किस पार्टी ने काम नहीं किया। ठीक है, तो वो एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं। इससे क्या होता है कि पावर का बैलेंस बना रहता है। उनको हमेशा डर रहता है कि हम एक छत्र राज नहीं कर सकते, हम अगर ढंग से नहीं चलाएंगे, हम कमियां छोड़ेंगे तो जनता इससे खुद भी देख रही है और दूसरी पार्टी उनको इस बारे में अवेयर कर देगी
उनको इन्फॉर्म कर देगी, अवगत करा देगी कि सी द अदर पार्टी इज़ रॉन्ग, तो वो ऐसे में क्या होएगा कि उसको वोट नहीं देंगे तो पार्टी पावर में नहीं आएगी। इसलिए पार्टीज़ पे भी एक प्रेशर रहता है कि जो वादे करें वो पूरा करें और काम ढंग से करें, और इससे एक चीज़ भी ये भी इंश्योर होता है, ये भी सुनिश्चित होता है कि पावर एक के हाथ में नहीं रहता। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Long run में क्या होता है, लंबे रन में क्या होता है कि पावर जो है डिफरेंट पार्टीज़ के अंदर डिवाइड होता रहता है। कभी कांग्रेस आ रही है, कभी ये बीजेपी आ रही है, कभी कोलिशन गवर्नमेंट आ रही है, दो पार्टियां मिलके गवर्नमेंट बना रही है। तो इस तरह से पावर शिफ्ट होता रहता है, एक के हाथ में ही नहीं रहता है, और ये शिफ्ट होता है डिफरेंट आइडियोलॉजीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जब पावर में आती हैं तो डिफरेंट विचारधारा भी पावर में आती है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। और डिफरेंट सोशल ग्रुप जो है उसका भी प्रेशर रहता है। अगर कोई पार्टी, जैसे मैंने बताया अकाली दल है, मुस्लिम लीग है, तो ये किसी सोशल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो वो सोशल ग्रुप भी इनडायरेक्टली पावर में आ रहा है। तो इस तरह से पावर जो है सोसाइटी में डिवाइड होता रहता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest election। कई बार ये डायरेक्ट हो जाता है क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग डायरेक्टली एक साथ होके अलाइंस करके यानी संधि करके इलेक्शन लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं। इफ़ देयर अलाइंस इज़ इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो जो सरकार बनती है, अलग अलग पार्टियों को मिला के एक साथ इकट्ठे होकर जो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट बनती है उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। 10 शेयर पावर, तो वो पावर शेयर कर रहे हैं। मान लो अभी भी राजस्थान के अंदर भी पूरा ठीक है, कांग्रेस है, पर कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वेयर एज दे आर गेटिंग सपोर्ट ऑफ अदर्स ऑल्सो, उनको दूसरी पार्टियों का भी सपोर्ट मिला हुआ है, तो वो मिल के रूल कर रहे हैं। जैसे अभी सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, बट उनके साथ जुड़े हुए और भी पार्टी के लोग हैं, इसलिए वो मिल के उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसका नाम है एनडीए। तो इस तरह से अभी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल में किस तरह की गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है। इवन स्टेट के अंदर हमारे अभी कोलिशन गवर्नमेंट है। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. इंटरेस्ट ग्रुप्स यानी इन सब का हित भी देखा जाता है। ये अपना हित पूरा करवाने के लिए पावर, जो भी पावर में बैठा है उस पर प्रेशर बना लेते हैं, करते हैं, आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन, सारे किसान एक साथ इकट्ठे होकर आंदोलन कर देंगे तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है। कर्मचारी लोग, सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए प्रेशर बनाने के लिए। इंडस्ट्रीज़ प्रेशर बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ भी स्ट्राइक पे चली जाती हैं। बड़े बिजनेसमैन्स जैसे टाटा अंबानी हैं, ये प्रेशर बना लेते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ये गिव एंड टेक होता है कि आप हमें इतनी छूट दो तो हम नई चीज़ मार्केट में ला देंगे। जैसा कि रिलायंस ने मोबाइल ला दिया, आज से 10 साल पहले देखो तो मोबाइल हर एक के हाथ में नहीं होता था, ठीक है। रिक्शा वाले, ठेले वाले सोच नहीं सकते थे कि वो भी मोबाइल रख सकते हैं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव होता था, महंगा होता था। अब उसको रिलायंस ने इतना सस्ता ला दिया है कि हर एक के पास है, ठीक है। इवन पेटीएम करते हैं, ठेले पे से सामान खरीदो और आप उसको पेटीएम कर दो। तो ये फैसिलिटी लाने में रिलायंस ने मदद की, पर गवर्नमेंट से अपना फ़ायदा भी लिया है, प्रेशर बनाया है। पब्लिक हित के अंदर गवर्नमेंट ने रिलायंस को वो चीज़ दी भी, ठीक है। तो पब्लिक का इस चीज़ में ये फ़ायदा हुआ कि सबके पास संचार सुविधा बढ़ गई। मोबाइल है तो हर कोई, हर किसी को कभी भी फ़ोन कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के पास तुरंत टच में वो हो सकते हैं मोबाइल के थ्रू।
ये हेल्प किया रिलायंस ने, पर प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे कि हम ऐसा करने के लिए, वो कुछ फेवर भी लिए हैं। तो इसी तरह बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बड़े बिजनेसमैन्स जो हैं वो इनडायरेक्टली जो पावर में हैं उस पर प्रेशर बना देते हैं, तो ये उनका पावर भी तो है, तो ये इनडायरेक्ट पावर हो गया। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर इधर थ्रू participation in governmental committees or building influence on the decision making process, which I have explained कि वो किस तरह से गवर्नमेंट के अंदर अपना पावर शो करते हैं या अपना पावर रखते हैं, उनका एक हिस्सा होता है, एक पार्टिसिपेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। तो हम नेक्स्ट यूनिट में क्या पढ़ेंगे? प्रेशर ग्रुप्स को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ेंगे और सोशल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। सो योर लेसन इज़ ओवर नाउ। Now you have to do the exercises, question answers, and after completing the lesson, send the copies to school for checking. You can send them with anybody. कोई भी आपके घर से वो कॉपी स्कूल में सबमिट करके जा सकते हैं। We'll check it and next week you can collect it back. Okay, so good day for today.